बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। मोदी सरकार जनगणना नहीं कराना चाहती, यह आरोप लग रहा है क्योंकि मोदी जी को पता है कि देश की जनसंख्या कितनी है और जब पता ही है तो बार बार जनगणना कराने की जरूरत क्या है। आपको नहीं पता? आप खुद उनसे सुन लीजिए। 125 करोड़ देशवासी हमारे हाई कमांड है। अगर लोकतंत्र में श्रद्धा है तो चाय वाले का प्रधानमंत्री बनने का यश मोदी को भी नहीं जाता है, बीजेपी को भी नहीं जाता है। अगर उसका यश जाता है तो मेरे 125 करोड़ देशवासियों की जागरूकता को जानता है। उन्होंने एक दूसरे के साथ गठबंधन किया है, हमने 125 करोड़ देशवासियों के साथ गठबंधन किया है। अब देश की जनता मांग कर रही है कि जनगणना कराई जाए तो सरकार महामारी का रोना रोती है। सरकार का कहना है कि इस महामारी में चुनावी रैलियां, बड़ी बड़ी पार्टियां, धार्मिक आयोजन तो हो सकते हैं, लेकिन टीका लगवा चुके कर्मचारियों को घर घर भेजकर जनगणना का काम नहीं करवाया जा सकता। हालांकि हाल ही में गांव-गांव, घर-घर जाकर टीका के सभी डोज लगवाने की जागरूकता का जो काम है वो इन्हीं कर्मचारियों ने किया था। तो सवाल ये है कि क्या सिर्फ इसी कारण से जनगणना का ये महत्वपूर्ण काम रोक दिया गया है, जबकि इससे भी भयानक परिस्थितियों में पिछली सरकारों में युद्ध के दौरान भी जनगणना का काम नहीं रोका गया था। भारत में जनगणना का इतिहास बहुत पुराना है। पहली जनगणना ब्रिटिश शासन में 1872 में शुरू हुई थी। 1881 के बाद से बिना किसी व्यवधान के अब तक के हर 10 साल पर जनगणना होती रही है। एकमात्र अपवाद 1941 है, जब दूसरे विश्व युद्ध की छाया भारत पर पड़ी थी और जनता से आंकड़े जुटाए जाने के बावजूद उन्हें व्यवस्थित और प्रकाशित नहीं किया गया था। अब इस एक अपवाद को अगर छोड़ दें तो चाहे चीन के साथ युद्ध के माहौल में 1961 का साल हो या फिर बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तान के साथ तनाव का 1971 का साल हो, भारत में जनगणना का काम कभी नहीं रुका। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। अगर इस बार जनगणना नहीं हुई तो 2030 आने वाले उस समय की सरकारें और सरकारी संस्थान, निजी संस्थाएं अभी की यानी कि 2011 की पिछली जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही नीतियां बनाती रहेंगी। सन 2013 से 2019 तक के सभी भाषणों में मोदी जी बताते रहे हैं कि देश की जनसंख्या 125 करोड़ है। अब इन 3-4 सालों में जनसंख्या बढ़ी तो होगी ही, लेकिन फिर इसके बाद महामारी आ गई तो हो सकता है कि जनसंख्या कम हो गई हो। फिर कुछ लोग देश की बैंकों से लोन लेकर विदेश भाग गए, यानी कि संख्या जो 4 साल में बढ़ी थी वो फिर से बैलेंस हो गई, क्योंकि महामारी से मरने वालों के आधिकारिक आंकड़े तो जारी हुए थे क्या? जो आंकड़े टीवी वाले बता रहे थे, जो लाशें बहती हुई या जलती हुई दिख रही थी, उनसे मेल नहीं खा रहे। व्हाट्सएप ने तो महामारी के लिए मुस्लिमों को जवाबदार बताने के चक्कर में शमशानों के भर जाने की अफवाह भी खूब चलाई थी। अगर उस लिहाज से भी देखा जाए तो महामारी से मरने वालों की संख्या सरकारी संख्या से मेल नहीं खाती। आरोप लगता रहा है कि सरकार इसके असली आंकड़े नहीं बता रही है। वैसे देखा जाए तो सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़े भी तो नहीं बताए थे। ओ तेरी, मामला दरअसल ये है, ओबीसी संगठनों ने मांग कर दी कि जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी किए जाएं। और स्वाभाविक है कि इस बार अगर जनगणना की शुरुआत हुई तो ये मांग फिर उठेगी कि इसमें जातिगत आंकड़ों का कॉलम जोड़ा जाए, और अगर ऐसा हुआ तो मामला फंस जाएगा। इसलिए उस सब्जेक्ट को फिलहाल ठंडे बस्ते में डालने के लिए आजकल खुदाई की बात ज़्यादा हो रही है, और ख़ास बात यह है कि खुदा के लिए खुदाई हो रही है। यूं तो खुदाई शब्द के कई अर्थ हैं, एक तो खोदना और दूसरा अर्थ जो है वो खुदा या ईश्वर की रची हुई सृष्टि, कायनात, अस्मिता या फिर खोदने के लिए मिलने वाली मजदूरी आदि आदि बहुत सारे अर्थ हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आज ये सब किस लिए? बताइए। व्यापक ज्ञान तो आपको भी है भाई, आपको भी तो ज्ञात होगा कि ज्ञान का संज्ञान कोर्ट ने लिया और ज्ञानवापी का वो इलाका सील कर दिया जहां बड़ी मात्रा में पानी भरा है। बीच में एक फव्वारा नुमा यंत्र नजर आता है
जिससे पानी भी निकलता है, पूरा टैंक भर गया है, मछलियां भी वहां तैरती हैं। दोनों समुदाय के लोगों के लिए ये आस्था का केंद्र है। खैर, इस मामले में हम टिप्पणी नहीं करेंगे। ऊपरी तौर पर अगर देखें तो इस इलाके का नाम ज्ञानव्यापी है। इसमें दो शब्द हैं, ज्ञान और वापी। ज्ञान का अर्थ बोध शिक्षा से होता है और वापी का अर्थ होता है छोटा तालाब, छोटा ताल। इसका मतलब ये क्षेत्र कभी ज्ञान का केंद्र रहा होगा। हो सकता है कि ये पुस्तकालय, विद्यालय जैसा कुछ रहा होगा। और नाम पर अगर गौर करें तो ज्ञान शब्द भी इसी वजह से इससे जुड़ा हुआ है। थोड़ा अध्ययन करें तो देश में मौजूद किसी भी मंदिर के नाम में ज्ञान शब्द कहीं नजर नहीं आता है। और चूंकि ज्ञान शब्द हिंदी का है, इसलिए यह शब्द किसी मस्जिद का हो यह तो संभव ही नहीं है। लेकिन हम इसके पचड़े में पड़े ही क्यों, जबकि हमारे पास ढेर सारी समस्याएं हल करने के लिए पेंडिंग पड़ी हुई हैं। फिराक जलालपुरी का एक शेर है, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला लुटा कैसे। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। हसरत जयपुरी का एक मशहूर गाना भी याद आता है, अगर तेरी जलवा नुमाई न होती, खुदा की कसम ये खुदाई न होती। कितना मधुर और प्यारा गीत है। लेकिन ये गानों की पैरोडी बनाने वाले भी बड़े अजीब लोग होते हैं। अब इसी धुन पे ये कह दिया कि अगर इतनी जुमला बकाई न होती, भगवान कसम ये खुदाई न होती। बहरहाल, दरअसल आजकल ये जो अंदर क्या है ये खोद कर देखने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, ये बड़ी दिलचस्प है। बचपन याद आ गया कि जब हरकत करने वाला कोई भी खिलौना मिलता तो जिज्ञासा होती कि उसको खोल कर देखी कि आखिर चाबी भरने के बाद ये चलता कैसे है। हमारे साइंस टीचर कहते हैं, आओ इसका पता लगाएं। पता लगाने की ये प्रवृत्ति अच्छी मानी जाती है, पता लगाना चाहिए। और इसके लिए खुदाई भी जरूरी है, इतिहास को पलटकर देखने की भी जरूरत है। मेरे एक ओबीसी मित्र ने नारंगी गुलाब की कलम जमीन में गाड़ दी, ये सोचकर कि वो पौधा बन जाएगा। काफी दिनों बाद भी जब उसमें नई पत्ती नजर नहीं आई तो उसे किसी ने सलाह दी कि उखाड़ कर देख लो, जड़ निकली या नहीं। बस फिर क्या था, हमारा ओबीसी मित्र उसे उखाड़ कर देखने ही वाला था कि एक ब्रेकिंग न्यूज आ गई। सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश के ओबीसी की बड़ी जीत। SC ST OBC का कुल आरक्षण 50% रखने का आदेश। जिन जिलों में ST आबादी अधिक, वहां OBC को नहीं मिलेगा कोई आरक्षण। आमतौर पर OBC आरक्षण 14% रहेगा। अब इसमें OBC की जीत कितनी है ये सवाल है, क्योंकि OBC को सिर्फ 14% आरक्षण मिल रहा था। तो OBC ने अपनी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण बढ़ाने यानी कि 51% करने की मांग कर डाली। OBC जातियों के लोग नौकरियों में 51% आरक्षण मांग रहे थे। इसी बीच पंचायत चुनावों की बात हुई। आयोग ने बिना आरक्षण के ही चुनाव कराने का प्लान बना डाला। मामला कोर्ट पहुंचा, सरकारों को अपना पक्ष रखना था। आरोप लगा कि सही ढंग से पक्ष नहीं रखा गया तो कोर्ट ने OBC आरक्षण शून्य कर दिया। मतलब जो 14 मिलता था वो भी खत्म। फिर OBC संगठनों ने आंदोलन कर दिया। मध्य प्रदेश के कथित OBC मुख्यमंत्री की साख दांव पर लगने लगी थी। इस चक्कर में मध्य प्रदेश सहित महाराष्ट्र के चुनाव भी टलते जा रहे थे। दबाव बढ़ा तो MP सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। अब ताजा निर्णय यह आया है कि OBC को 14% आरक्षण ही मिलेगा। इसको शिवराज सिंह और देवेंद्र फडणवीस OBC की जीत बता रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र की सरकार पर आरोप भी लगा रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में OBC का आरक्षण शून्य हो गया है। मध्य प्रदेश के OBC जश्न मना रहे हैं कि वो जीत गए, मतलब 51 मिलना चाहिए था, 14 मिल रहा था। कमलनाथ सरकार ने 35% किया तो ब्राह्मणों की ओर से कोर्ट में याचिका दाखिल हो गई। कोर्ट में ने कमजोर पक्ष का हवाला देकर OBC आरक्षण को 0 कर दिया। फिर जोड़ तोड़ हुई और वापस 14% का आदेश हो गया। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के अनुसार मध्य प्रदेश में भी ये विवाद का विषय इसलिए बना क्योंकि रिपोर्ट बहुत पुरानी जनगणना के अनुसार दाखिल की जा रही है, जबकि जनसंख्या के पिछले आंकड़ों के अनुसार OBC 51% है। अब मंडल कमीशन ने भी यही अनुमान लगाया था, इसलिए जाति आधारित जनगणना बहुत जरूरी थी। 51% लोगों को सिर्फ 14 स्थानों पर समेट कर सरकार जश्न मनाने को कहती है, और हमारे OBC संगठन भी जश्न मनाते हैं, क्योंकि उन्होंने
कभी अपने हक की लड़ाई तो लड़ी नहीं थी। वो जिन बातों के लिए लड़ रहे थे वो सब तो हो रहा है, यानी कि मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम सब तो चल रहा है, सारी बातें हो रही हैं। ओबीसी जातियों की गणना हो न हो, हमारे ओबीसी लोगों को ये जरूर मालूम है कि मुसलमानों के कारण देश की जनसंख्या बढ़ रही है और इसीलिए महंगाई बढ़ी है, रोजगार भी इसीलिए कम हुए हैं। जबकि एक अध्ययन के अनुसार मुसलमान भारत की कुल आबादी का 14.2% हिस्सा है। खैर, क्योंकि मोदी जी को पता है देश में कितने लोग बचे हैं, 125 करोड़ देशवासी हमारे हाई कमांड है। 125 करोड़। और इस बीच अदानी ने कुछ और कंपनियों को खरीद लिया है और LIC के शेयर्स 81 रुपए 80 पैसे के नुकसान में चल रहे हैं। श्रीलंका में पेट्रोल खत्म हो गया तो अब नेताओं के घर जलाने की संख्या में गिरावट आने की संभावना है। तो बिल्कुल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर लें और फिर मिलेंगे नए विषय के साथ।